दोस्तों आज से 34 साल पहले हमारा भारत बर्बादी के कागार पर पहुंच गया था और हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 20 दिन के ही बचे थे। यानी आज जैसे बांग्लादेश की हालात है वैसे ही भारत देश की होने वाली थी। ऐसे में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री की कमान संभाली और ऐसे फैसले लिए जिसने भारत की काया पलट कर दी। आज उन्हीं की कोशिश का नतीजा है कि देश बहुत बड़े इकोनॉमिक खतरे से बाहर निकलकर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। लेकिन क्या थी 1991 के इकोनॉमिक डाउनफॉल की वजह और कैसे मनमोहन सिंह ने देश को बर्बाद होने से बचाया, चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस तरह बांग्लादेश को देख रहे हैं, 34 साल पहले हमारा देश भी इसी राह पर निकल पड़ा था। भुखमरी देश के हर कोने में फैल गई थी और महंगाई अपने चरम पर थी, क्योंकि उस समय भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश बन गया था, जिसके ऊपर 72 अरब से भी ज्यादा लोन था। लेकिन इन सब हालात से हम कैसे बाहर निकले, इसे जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि आखिर भारत इस खराब सिचुएशन तक कैसे पहुंचा। एक्चुअली ये बात होती है 1947 से, जब एक लंबी लड़ाई लड़कर हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। लेकिन उसके बाद भी हमें 3 युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 पाकिस्तान से हुए थे और 1 चीन से। अब जैसे कि हम सबको पता है कि जिस देश में युद्ध चल रहा होता है उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे जाने लगती है। इंडिया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और इन सब लड़ाइयों का असर बहुत सारे कारोबार पर दिखा। उसके साथ ही बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए सरकारी खजाने भी खाली करना पड़ा और इन सब का इम्पैक्ट कुछ ही समय में इंडियन इकोनॉमी पर साफ तौर पर दिखने लगा। वैसे वार ही इकलौता रीजन नहीं था जिसके चलते देश आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा था, बल्कि इसकी वजह हमारी ये बनाई गई कुछ पॉलिसी थी और इन पॉलिसियों को बनाने का रीजन थे अंग्रेज। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कारोबार करने के मकसद से आई थी, लेकिन कारोबार के साथ साथ वो हम पर भी राज करने लगी। इसी के चलते जब देश आजाद हुआ तो ऐसी पॉलिसीज बनाई गई कि बाहर की कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट न करे, क्योंकि हमारे लीडर्स के साथ साथ नागरिकों को भी ये डर सता रहा था यदि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कोई दूसरी कंपनी यहाँ आकर देश पर फिर से इतनी हावी न हो जाए कि दोबारा से गुलामी करनी पड़ी। अब ऐसी पॉलिसीज बनाने के पीछे की भावनाओं को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसी की वजह से देश डेवलपमेंट से काफी दूर होता जा रहा था। अब दोस्तों पहले से अंग्रेजों ने भारत देश को खोखला कर चुके थे, जिसके चलते लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि एक बार में बहुत सारी फैक्ट्री लगा सके। ऐसे में उस टाइम जो भी मेजर कंपनी थी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, स्टील और माइनिंग, इन सबको गवर्नमेंट को ही ओपन करनी पड़ी थी। बहुत कम ऐसे बड़ी कंपनी लिस्ट थे जो कि अपना बिजनेस सेटअप करके देश की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। अब बड़ी संख्या में कंपनी न खुल पाने का रीजन तो फंड की कमी थी, लेकिन इसका सेकंड रीजन था लाइसेंस। उस समय अगर किसी को भी फैक्ट्री लगानी होती थी तो उसको लाइसेंस हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इसमें कई तरह के पेपर इंक्लूड होते थे, लंबा टाइम लगता था। ऊपर से करप्शन ने इन चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। और दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम के साथ एक और परेशानी थी और वो थी इस समय सरकार खुद यही चाहती थी कि पब्लिक सेक्टर ही देश में फले फूले और प्राइवेट कंपनी ज्यादा पैर न पसारे, क्योंकि तब सरकार को ऐसा लगता था कि देश की तरक्की के लिए यही सही रास्ता है। इसी सोच के साथ 1950 के बाद से देश में सोवियत मॉडल लागू कर दिया गया, जिसके तहत देश की सरकार ही प्रोडक्ट की मात्रा और प्राइस तय करेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारी कैपेसिटी 5000 स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग करने की है तो फिर सरकार उसको बोलती है कि नहीं, सिर्फ 500 ही बनाओ। दूसरे देश से कितने कच्चे माल का एक्सपोर्ट किया जाएगा और उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा, ये सब सरकार के हाथों में ही था। और दोस्तों इन्हीं सब रीजन से हमारी इकोनॉमी एक बहुत ही बड़े क्रॉसिंग की तरफ बढ़ने लगी थी। और फिर ऐसे ही साल गुजरते हुए आया 1985, जिसके बाद चीजें और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गई। दरअसल उस समय इंडिया का सबसे बड़ा सपोर्ट सोवियत यूनियन करता था। एक्चुअली ये 14 से 15 नेशन का एक यूनियन था जो कि उस समय डिवाइड हो गया था, जिसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और इस डिवीजन की वजह से इंडिया और रसिया के बीच के रिश्ते कुछ सालों के लिए डिस्टर्ब हो गए, जिसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ा, क्योंकि रसिया भारत को ट्रेड और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कई तरह के सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था। इसके बाद से आया साल 1990, जब गल्फ वार शुरू हो गया और इस वार में अमेरिका सहित 32 देश शामिल हो गए। अब ज्यादातर पेट्रोल हम गल्फ से इंपोर्ट करते थे, इस वजह से इस वार का असर हमारे देश पर भी पड़ने लगा और ग्लोबल स्केल पर तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे देश का व्यापार और इकोनॉमिक्स लोड ऑन होना शुरू हो गया। इस वार से न सिर्फ पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए, बल्कि गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले इंडियन के इनकम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। ऐसे में देश की हालत ऐसी हो गई थी कि इम्पोर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 28,000 करोड़ का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था। और देश की मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके साथ ही भारत एक और समस्या से जूझ रहा था, वो थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एक्चुअली 1991 में जनता पार्टी की एक गवर्नमेंट बनी थी, क्योंकि इसको कई सारे पार्टी के गठबंधन से बनाया गया था, इसीलिए सोसाइटी में बहुत सारी गड़बड़ियां होने लगी। इसके अलावा फरवरी 1991 में हालात ऐसी हो गई थी कि चंद्रशेखर सिंह सरकार संसद के अंदर बजट तक पास नहीं करा पाई। इसके बाद से फॉरेन रेटिंग एक्सचेंज ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को बहुत ज्यादा गिरा दिया, जिस वजह से इंडिया को बाहर से लोन मिलना बहुत मुश्किल हो गया। और दोस्तों इन्हीं सब परेशानियों के बीच चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिर गई
और दूसरी तरफ राजीव गांधी के तमिलनाडु में बम ब्लास्ट करके हत्या कर दी गई। यानी कुल मिला जुलाकर देश में पॉलिटिकल क्रॉसिंग भी अपने पिक पर पहुंच चुकी थी। खैर इसके कुछ बाद ही इलेक्शन हुआ, कांग्रेस सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर पीवी नरसिम्हा राव को बैठाया गया। अब देश की हालात को देखते हुए नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद पर बैठने की खुशी मनाने की जगह पहले ही दिन कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा कि देश की हालात क्या है, क्या ये सच में इतना बड़ा है जितना कि न्यूज में पढ़ने और देखने को मिल रहा था। पर इस पर कैबिनेट सरकार का जवाब था, नहीं सर, हालात तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। एक्चुअली हमारे पास सिर्फ इतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था जिससे कि हम अगले 3 हफ्ते तक रिपोर्ट कर पाएंगे, और अभी अगर कुछ बड़े स्टेप नहीं लिए गए तो हो सकता है कि देश को दिवालिया घोषित करना पड़ जाए। यह सब सुनने के बाद नरसिम्हा राव ने तुरंत डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन करके बुलाया, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्ट्री की गाड़ी सौंप दी और कहा कि देश को बचाना आज से आपकी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, इसी कन्वेंशन के ठीक 1 महीने बाद मनमोहन सिंह ने ऐसा बजट सबमिट किया जिसने देश की काया पलट कर दी, और जो इंडिया उस समय बर्बादी के मोड़ पर खड़ा था, आज उन्हीं के फैसले की वजह से रोज नई नई मिसालें पेश कर रहा था। तो आखिर क्या किया था मनमोहन सिंह ने और कैसे हमारी इकोनॉमी पर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और कंपनी पर लिमिटेड उत्पादन का प्रतिबंध लगाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा बदलाव इंपोर्ट पॉलिसी पे किया गया। उस समय की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे आइटम्स की लिस्ट थी जिसके इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी, और जो आइटम इंपोर्ट किए जाते थे उन पर भी बहुत ज्यादा टैक्स बोला जा रहा था, जिस वजह से ये इतने एक्सपेंसिव हो जाते थे कि आम इंसानों से खरीदा नहीं जा सकता था। आज हम इसी तरह के टैक्स नेशन नेपाल में देख सकते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है, साथ ही उन पर 200 से लेकर 300% टैक्स देने पड़ते हैं, जिस वजह से जो वैगनार इंडिया में 6 लाख रुपए की मिलती है उसकी कीमत नेपाल में करीब 29 लाख रुपए हो जाती है। खैर, भारत में अपनी इन पॉलिसी में बदलाव करके कुछ आइटम की एक लिस्ट जारी की गई और कहा कि इसे छोड़कर आप दुनिया की हर एक चीज को इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने उस समय जिस तरह की पॉलिसी बनाई थी वो बेटर रिजल्ट देने में फेल हो चुकी थी, और उससे आजादी के 40 साल बाद भी कोई खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला था। इसी के चलते मनमोहन सिंह ने इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया ताकि देश की नई टेक्नोलॉजी और फंड रिसीव हो सके। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया कंपनी में 51% तक इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दे दी। साथ ही फॉरेन कंपनी को अपनी कंपनी सेटअप करने में भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, जिसके बाद से वोडाफोन, सैमसंग और इन्हीं के जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो कि इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करने लगी। अब दोस्तों, मनमोहन सिंह के आने से पहले तक कई सारे एक्टर्स थे जिनको सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए ही रिजर्व करके रखा गया था, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल था टेलीकॉम। लेकिन 1991 के बाद इस पॉलिसी को हटा दिया गया और परमिशन दे दी गई कि कोई भी व्यक्ति इन सेक्टर में अपना बिजनेस रन कर सकता है। इसके बाद जिस पॉलिसी में बदलाव किया गया उसने भी देश की काया पलट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वही थी सेबी। एक्चुअली सेबी को 1988 में एस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन इसे बहुत ज्यादा पावर नहीं दी गई थी। ऐसे में मनमोहन सिंह ने सोचा कि कंपनी अपना आईपीओ भी लेकर आएगी और इन्हें प्रॉपर ढंग से ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे रूल और रेगुलेशन की जरूरत तो पड़ने वाली है। इन सिनेरियो को सोचते हुए सेबी को मजबूत बनाने के लिए सेबी एक्ट को पास किया गया। इसके बाद से जो बदलाव हुआ वो था टैक्स में। अब देश अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार तो था, पर प्रॉब्लम यह थी कि सरकारी खजाने में पैसा खत्म हो चुकी थी। साथ ही जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो था उससे बहुत ही कम पैसे गवर्नमेंट को रिसीव हो रहे थे, जिससे देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो लोग ज्यादा टैक्स दे सकते हैं उनसे ही मेजर कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। इसके बाद ही इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं उनके जगह डायरेक्ट टैक्स यानी कि कमाई के हिसाब से जो टैक्स लिया जाता है उन पर ज्यादा ध्यान दिए जाने लगे। मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश करते हुए इन सारे बदलाव के बारे में बताया जो कि सरकार के साथ मिलकर करने जा रहे थे, और इन्हें सुनकर पूरा संसद तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और इसी के साथ आखिरी में बिस्मिल्लाह की लिखी मशहूर लाइन गूंजा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस लाइन के खत्म होते ही हर किसी का दिल देश प्रेम से भर गया और एक उम्मीद सी जगी कि हम देश को एक नया रूप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पता है एक और ऐसा काम भी हुआ था जिसे आम नागरिकों से छुपाया गया था, और जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सरकार ने उनके मान सम्मान को गिरवे रख दिया। दरअसल क्रेडिट स्कोर डाउन होने की वजह से कोई भी इंडिया को लोन देने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए मनमोहन सिंह ने देश का लगभग 70 टन सोना गिरवी रख के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2.2 बिलियन का लोन लिया था ताकि फॉरेन एक्सचेंज को तुरंत बढ़ाया जा सके। अब कुछ लोगों को उनका ये फैसला भले ही गलत लगा हो, लेकिन उस समय देश के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। खैर, ये तो हुई पॉलिसीज और उनमें किए गए चेंज की बात, लेकिन इसके बाद से देश में किस तरह के परिवर्तन आया इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही सालों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत का ग्रोथ रेट 4.3% से बढ़कर 7 और 8% के आसपास हो गया था। टेलीकॉम सेक्टर में नए नए कंपनी ने सर्विसेज देना शुरू कर दिया। नई टेक्नोलॉजी वाले
वाले फोन्स मार्केट में आ गए और जहां हम टीवी चैनल के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन देखा करते थे, वहीं सोनी, जी टीवी, स्टार प्लस की एंट्री हो गई। इसके अलावा ऑटोमोबाइल में जहां केवल पद्मिनी और एम्बेसडर कार ही नजर आती थी, वहां पर अब टोयोटा, हुंडई और हीरो होंडा सड़कों पर दौड़ते दिखाई देने लगी। दुकानों में पेप्सी से भरे फ्रिज दिखने लगे और जगह जगह मैकडॉनल्ड के आउटलेट ओपन होने लगे थे। अब चाहे कम्युनिकेशन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगी थी। बहुत सारी फैक्ट्रीज ओपन की गई, नए नए कारोबार शुरू हो गए और लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया, जिसके बाद से देश दोगुनी रफ्तार से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगा। तो दोस्तों, ये थी मनमोहन सिंह के द्वारा बनाई गई कुछ पॉलिसीज, जिसने देश को बैंकक्रप्ट होने से बचाया और आज भी उन्हीं नीतियों को ही फॉलो करके इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है। यही रीजन है कि मनमोहन सिंह को भारत में इकोनॉमिक लिबराइजेशन और इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है और उनके इस योगदान को देश हमेशा कर्जदार रहेगा। दोस्तों, अगर ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और मनमोहन सिंह द रियल देशभक्त जरूर लिखें।